वेलकम टू एकेडमिक कैंपस। दोस्तों, पिछली क्लास में जैसा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल पढ़ा और जिसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल सभी को स्टडी किया और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में जाने थे कि जो सेल है उसमें उसका मेनली 3 कंपोनेंट का बना होता है। जैसा कि देख लीजिए, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कोई भी सेल होता है, एनी सेल, कोई भी सेल वो 3 कंपोनेंट का बना होता है। जैसे ये जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर का जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है और ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है सेंटर पार्ट में है ये इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हम लोग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसको अच्छे से स्टडी किया जाएगा। पहले आज हम लोग का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। ये प्रत्येक सेल का क्या है? बाउंड्री है जो सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से अलग करता है, सेपरेट करता है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या है? एक सेलेक्टिवली परमिएबल है इन नेचर। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे ये सेल है, सेल दिया है और कोई भी इसमें मिनरल्स, प्रोटीन कुछ भी जो हम बाहर से अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिवली सेलेक्ट करके ही कोई भी पार्टिकल्स को अंदर जाना देगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है और इट अलाउज सम मिनरल्स इन। ये कुछ मिनरल्स को अंदर जाने देता है एंड आउट, और बाहर जाने देता है ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन बी फोल्डेड, और मुड़ भी सकता है, ब्रोकन, टूट भी सकता है, एंड रीयूनाइटेड। ठीक है, मतलब टूट कर वापस जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं। हेडिंग है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के थ्रू कैसे होगा। तो उसमें दोस्तों 2 प्रोसेस, एक डिफ्यूजन होता है, एक ऑस्मोसिस होता है। पहले हम जानते हैं डिफ्यूजन। यह क्या है? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक दोस्तों, ये जो डिफ्यूजन है ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अपने आप स्वयं होने वाली क्रिया है। ठीक है, स्वयं होता रहता है और सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। ठीक है, कैसे? जैसे देख लीजिए, और आगे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन में मूव करता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, पहले देखिए ये क्या है? सेल है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी जाने कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस क्या करता है? मूव करता है। इसमें डिफ्यूजन में सपोज यहाँ ऑक्सीजन है सेल के बाहर और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये क्या है? लो कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन किधर मूव करेगा?
हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। ऑक्सीजन हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। और अगर सपोज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ये लोअर कंसेंट्रेशन है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस डिफ्यूजन का है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये जो ऑस्मोसिस है इसे डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है दोस्तों। कंसंट्रेशन के आधार पर जो सॉल्यूशन है मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। जो कंसंट्रेशन है सेल के आउटसाइड वो क्या कर रहा है? लेस है देन इनसाइड द सेल, अंदर की सेल की अपेक्षा। देखते हैं ये सेल है, ठीक है, क्या कर रहा है कि सेल की जो आउटसाइड है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वह लेस है। किसकी कंपैरिजन में? इन सेल के अंदर कंपैरिजन में। तो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है और ये बाहर कम है। जैसे सपोज सॉल्यूशन कोई है H2O है, ठीक है, H2O की अगर बात करते हैं तो बाहर कम है अंदर ज़्यादा है। तो हम अभी डिफ्यूजन पढ़े हैं कि कोई भी सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है तो किधर किधर क्यों चलता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो ये सेल क्या होगा आगे चल क्या होगा? जब सेल का अंदर का जो वाटर है सभी बाहर आ जाएंगे तो सेल क्या करेगा? श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो सेल एक प्रकार से ऐसे श्रिंक कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेस क्या होगा? बाहर की ओर होगा। ये जो अगर हायर कंसंट्रेशन है ये लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है, सेल क्या होगा? श्रिंक हो गया। तो वही कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर। सेल क्या कर रहा है? वाटर को लूज करेगा, ठीक, एंड श्रिंक और सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर और बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज्ड। देखते हैं इसको फिगर से। ये कोई सेल है, ठीक है, ये वाटर है इसके अंदर, इसका जो कंसंट्रेशन है वह सेल के बाहर जो है उसके कंसंट्रेशन के बराबर है। तो सेल क्या करेगा? ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर रहेंगे कंसंट्रेशन। वही कर रहा है, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। इनसाइड और आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। इसके कारण ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज, ठीक है। वो जो सेल लूज कर चुका था, हाँ, वो वापस आ जाएगा, इक्वल अमाउंट हो जाएगा सेल का, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ सेल, ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, सेल स्वेल अप एंड मे बी ब्रस्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जो सेल कंसंट्रेशन है आउटसाइड वह अधिक होगा, ठीक है। जैसे ये एक सेल है, यहां समझते हैं, होप ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये सेल है, ये यहां पर है कि सेल की जो आउटसाइड है वो कंसंट्रेशन क्या है? अधिक है,
और अंदर का जो कंसंट्रेशन है, सपोज इसके अंदर वाटर है, वह कम है, तो क्या किधर की ओर चलेगा सोल्यूशन? हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो जब ये हायर कंसंट्रेशन लोअर जाएगा, सेल के अंदर क्या आने लगा, सब्सटेंस बढ़ने लगेगा, तो क्या करेगा सेल गेन करेगा, सेल गेन। अब इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और क्या करेगा, गेन वाटर, सेल स्वेल, और स्वेल कर जाएगा, एंड मे बी ब्रस्ट, और क्या करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ वीडियो में अगर ना समझ में आए, इसको फिर रिपीट करके देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर इसको शेयर करें। ठीक है, मैं इसको फिर अगले क्लास में एक फिर से इस बार डिस्कस कर दूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, एक बार इसको फिगर समझ लेते हैं फिर से। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अभी हमने बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वह बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेल के जो बाहर का कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट है वो किधर की तरफ जाएगा, मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए, सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर का जो सब्सटेंस है वो अधिक होता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड सेल। ठीक है, तो सेल क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। ठीक है, और सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम इस तरह, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होता है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है वह इक्वल होता है, अंदर बाहर, मतलब जितना भी अंदर है कंसंट्रेशन, जितना अंदर है उतना ही बाहर रहेगा, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे सेल में। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या है कि जो अंदर कंसंट्रेशन है वह कम होगा। ठीक है, अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड द कंसंट्रेशन। आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्लो किधर का होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हाई है, ये है लो, तो मूवमेंट सॉल्यूशन किधर होगा, हायर टू लोअर कुछ। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए एक बार फिगर से। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे रेजिन्स जैसे किशमिश हो गया। ठीक है, किशमिश इसका एग्जाम्पल है, इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला हेडिंग है सेल वॉल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सेल वॉल है ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। यह प्लांट सेल के सबसे बाहर का कवरिंग होता है। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इट इज रिजिड, मतलब हार्ड, ये हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और पोरस। ठीक है, इसमें पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है। ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि प्लांट सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंटेड बाय अ लेयर लैमली। दोस्तों, जो भी कोई दो सेल वॉल होता है, जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वो लैमली का बना होता है। तो जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सपोज ये एक सेल है, कुछ इस टाइप का सेल होता है, ऐसे स्ट्रक्चर है सेल का। ठीक है, ये जो सेल, ये एक दोनों सेल है, ये किसके थ्रू ज्वाइंट होते हैं, लैमेली के थ्रू। एक बीच में एक लेयर होता है। ठीक है, ऐसे
इसी को लैमली कहते हैं। लैमली दोस्तों, इसको हम आपको प्लांट सेल का जब स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हम इसको बताए थे लैमली। ठीक है, ये वही लैमली, ये दो सेल को ज्वाइंट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं, इसका क्या फंक्शन है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। आइए दोस्तों, सेल वॉल के फंक्शन को देख लेते हैं। पहला है, इट प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप टू द सेल। ये सेल के शेप को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, यह सेल को एक मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज परमिएबल एंड अलाउज सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये परमिएबल है, ठीक है, और अलाउ करता है डिफरेंट साइज के सब्सटेंस को ये अलाउ करता है। ठीक है, कौन, सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, ये प्रोवाइड डिफिनिट शेप, इसका एक डिफिनिट शेप होता है, जो सेल है उसका एक डिफिनिट शेप होता है। ठीक है, और ये मजबूत होता है, इसका एक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और परमिएबल होता है, और जितने भी डिफरेंट साइजेस के सब्सटेंस हैं उनको अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। आइए अभी हम लोग, जैसे कि सेल में सबसे आउटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे साइटोप्लाज्म में आएंगे। तो देख लेते हैं न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर पार्ट। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का हेड क्वार्टर कहते हैं, और ये इसे ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इट डायरेक्ट कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज, ये जो सेल के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक cells a well defined nucleus is present, while in prokaryotic cells a well defined nucleus is absent। यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम दिखाए थे, यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्स होते हैं विच रेगुलेट, जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन, ठीक, कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा बाहर जाएगा। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो पोर होता है वो ये मूवमेंट को डिसाइड करता है, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ और पॉइंट है, आगे देखते हैं, इसको रफ करके तो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगला पॉइंट है, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कॉन्टेन न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, डार्क पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन किस में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में होता है। थोड़ा सा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम अभी आपको बताया है, ये जो सेल है इसके जो सेंटर पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस है कुछ इस प्रकार का होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है एक,
ठीक है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर, और ये देखें आप, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर एक छोटा सा छिद्र होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसमें से जो भी जेनेटिक मटेरियल है अंदर बाहर होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क पार्ट होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और कुछ थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है दोस्तों, ये है क्रोमेटिन थ्रेड। ये हो गया न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। इसी के अंदर क्या होता है? डीएनए, और डीएनए होता है और ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। डीएनए प्रोटीन का मिलकर बना होता है क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है दोस्तों, इसको ड्रा कर लीजिए। और हमारा अगला है थर्ड पॉइंट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड पार्ट है, ठीक है, लिक्विड पार्ट है जिसमें अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट, जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये इसमें दो पार्ट हैं, एक है साइटोसॉल, एक है सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल क्या है? द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो एक्वस कंपोनेंट है, मतलब जैसे ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गेनेल्स के अलावा जो एक्वस पार्ट है, ठीक है, जो एक्वस पार्ट है उनको क्या कहेंगे? साइटोसॉल कहेंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल लाइफ। ये जो इंटरनल, ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किसके हैं? सेल के। सेल के इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि सेल को अलाइव रखने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एक जॉब करते हैं, ठीक है, कैरिंग ए स्पेसिफिक जॉब। इनका एक स्पेसिफिक जॉब होता है सेल के अंदर, ये इनका अपना अपना एक अलग अलग वर्क होता है जिससे सेल क्या होता है? अलाइव रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग अब हम लोग का अगला हेडिंग है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग अलग अलग जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये सभी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है, इस सबको हम लोग आगे डिटेल करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। आइए दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होता है दो पार्ट का बना होता है, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। साइटोसॉल जो एक्वस पार्ट होता है तो उसे साइटोसॉल कहते हैं, और जो सेल के एक्वस पार्ट, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। लिविंग पार्ट ऑफ सेल हैविंग डिफिनिट शेप। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है वह सेल का क्या है? लिविंग पार्ट है, ठीक है, जिसका डिफिनिट शेप होता है, एक अपना डिफिनिट शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, उसको क्या फंक्शन करना है, ठीक है। बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सभी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं, ठीक है। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे सेल के अंदर कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। गोल्गी अपरेटस पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, प्लास्टिड पढ़ना है, वैक्यूल्स पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये 6 सेल ऑर्गेनेल्स आपके सिलेबस में है, इसको हम अगली क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा इसको दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे बता सकूं आपसे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों से भी कह दीजिए कि ये क्लास 9th अच्छे से पढ़ लें, ठीक है दोस्तों।
मैं पूरा फुल कोर्स करा रहा हूँ, पूरा फ्री है, तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि मैं कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं पूरा कोर्स पूरे अच्छी तरीके से कवर करूंगा, आप लोग को प्रॉपर नोट्स दूंगा। तो आप लोग से यही है कि अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और वो भी अच्छे से नोट्स के साथ पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।